नमस्कार साथियों। आज जो आपके मिलिट्री स्कूल गर्ल्स सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में जिस प्रकार से हमारी वरदान एकेडमी के जो क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन आए हैं वो किस प्रकार से हर बुक के किस पेज से उठे हुए आप देख सकते हो। यहाँ पे 8 मार्च 2026 की गर्ल्स सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में लगभग 95 प्लस पेपर जो है वो सीधे वरदान एकेडमी की बुक से आपको मिलेंगे। ये वीडियो भी हम आगे विथ प्रूफ आपको अवेलेबल कराएंगे किस पेज पे कौन सा क्वेश्चन आपके आया हुआ है। चलिए, आज आपका वरदान एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और मैं जेपी दया लेके आया हूँ इंग्लिश आंसर की। चलिए देखते हैं आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड किया हुआ आपके ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पे हैन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड इम्प्रेस्ड एवरीवन, इसमें आपको बताना है ऑपोजिट वर्ड बताना है। ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव यहाँ पे होगा नहीं, होपफुल नहीं होगा, नहीं कॉन्फिडेंट होगा। इसका आपके आंसर होगा सी, पेसिमिस्टिक, आशावादी, और उसका होगा निराशावादी। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको करेक्ट स्पेलिंग इसमें बतानी थी, कौन सी स्पेलिंग कौन सी वर्तनी जो है सही है। तो इसमें आपकी स्पेलिंग होगी, ये गलत है गारंटी की, और ये सही है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपकी एक स्पेलिंग गलत, जो एक स्पेलिंग है वो करेक्ट है, बाकी सारी स्पेलिंग्स जो है वो रॉन्ग है। तो स्पेलिंग आपको इसमें फाइंड करनी है डैमेज की। तो जो फर्स्ट स्पेलिंग है DAMAGE, ये जो है आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इसमें आपको जो करेक्ट ऑर्डर है सेंटेंस का वो इसमें बताना है। जैसे पहला आप देख सकते हो, हार्डली हैड द मैच स्टार्टेड व्हेन इट रेन्ड। हार्डली द मैच स्टार्टेड, ऑप्शन बी पढ़ रहा हूं, हार्डली द मैच हैड स्टार्टेड व्हेन रेन्ड इट। थर्ड ऑप्शन है हैड हार्डली स्टार्टेड द मैच व्हेन इट रेन्ड, और डी ऑप्शन है द मैच हार्डली हैड स्टार्टेड व्हेन इट रेन्ड। देखो बच्चों, इसमें आपको जो है वो ये हार्डली जो एडवर्ब का यूज हुआ है, हार्डली के बाद हमेशा या तो जैसे यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है हार्डली, हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब को रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आपका रहेगा एडवर्ब सबसे पहले हार्डली, हार्डली के बाद आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, फिर आपका द मैच स्टार्टेड व्हेन इट रेड। यानी इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इसमें आपको सही ऑर्डर चूज करना है, कौन सा जो सेंटेंस है जिसमें सही वर्ड यूज किया गया है। इसमें आपको फॉलो करना है SVOCA। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है और एडवर्ब है। तो देखते हैं इसमें से कौन से सेंटेंस के अंदर ये करेक्ट स्ट्रक्चर रखा हुआ है। देखिए, इन द प्लेग्राउंड वर प्लेइंग द चिल्ड्रन हैप्पीली, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो जो कि सही नहीं बैठ रहा है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली इन द ग्राउंड, ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको भी आप रखिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हैप्पीली वर, तो यहाँ पे एडवर्ब जो है वो पहले यूज की गई है, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट सही है, लेकिन एडवर्ब की पोजीशन जो है वो इस सेंटेंस के अंदर सही नहीं रखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी, जहां पे द चिल्ड्रन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर है, प्लेइंग मेन वर्ब है, और हैप्पीली यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है, और इन द प्लेग्राउंड ये यहाँ पे आपका एडवर्ब एडवर्बियल के रूप में। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे द चिल्ड्रन, वर्ब दो वर्ब यूज की गई है, हेल्पिंग वर्ब जिसमें आपका वर आ जाएगा, और मेन वर्ब के रूप में आपका आ जाएगा प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीधा है नहीं, एडवर्ब का यूज किया गया हैप्पीली, और उसके बाद इन द प्लेग्राउंड है, ये आपका एडवर्बियल है। एडवर्बियल किसको शो करता है? जो एडवर्बियल है वो आपको प्लेस और टाइम को शो करता है। तो यहाँ पे टाइम तो है नहीं, इन द प्लेग्राउंड जो है वो प्लेस को शो कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर जो बन जाएगा SVO और A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और इसका ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। हाँ, और एक और जानकारी आपके लिए, ये जो पेपर आप सॉल्यूशन देख रहे हो ये सेट D का है, सेट D। 8 मार्च को जो
गर्ल्स सैनिक स्कूल का हुआ एग्जाम, इसमें से वरदान एकेडमी की जो बुक्स है उसमें से 95 प्लस प्रश्न जो है वो सीधे के सीधे हमारी पब्लिकेशन से आए हुए हैं। वो भी आपको विद प्रूफ किस पेज नंबर से कौन सा क्वेश्चन आया सेम टू सेम A to Z आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप भरोसा कर सकते हो वरदान एकेडमी की बुक्स को। आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आगामी परीक्षा के लिए, तो भी आप हमारी बुक्स को परचेज कर सकते हो। मिलिट्री स्कूल के लिए भी, RIMC स्कूल के लिए भी, देवनारायण उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए, गर्ल्स सैनिक स्कूल के जो हाल ही एग्जाम हुआ 8 मार्च को उसके लिए नेक्स्ट आगामी बेंच प्रारंभ है और उसकी आप बुक्स परचेजिंग कर सकते हो। जानकारी के लिए नंबर दिए गए हैं, कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, ओवर म्यूजिक टीचर प्लेज वायलिन। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, वायलिन इंस्ट्रूमेंट दिया गया और पियानो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। इसके आगे आपको आर्टिकल का यूज करना है। तो देखिए इसमें जो है वो आपका ऑप्शन बी यानी द और द, यहाँ पे भी क्या आएगा, द ओवर म्यूजिक टीचर प्लेज द वायलिन वेरी वेल एंड ऑल्सो टीचेज द पियानो। जो हमारा अध्यापक है वो वायलिन भी अच्छे से बजाते हैं और साथ ही साथ हमें क्या सिखाते हैं, हमें पियानो बजाना भी सिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए आर्टिकल जो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी बुक में दिया गया था उसमें से भी आपको जो क्वेश्चन आए हैं उसमें सेम टू सेम मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है यूनिवर्सिटी, जो साउंड के बेसिस पे देखिए, अगर वोवल के हिसाब से देखें तो जो आपके A-E-I-O-U साउंड आता है वहां पे आपका यूज करना है, किसका यूज करना है, AN का यूज करना है। और जो कॉन्सोनेंट वर्ड है इसके अलावा लेटर्स है उनमें कहा किसका यूज करना है, A का। लेकिन ये जो वर्ड है ये आपका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन देखे तो इसका जो साउंड है, हालांकि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो यू दिया हुआ है, लेकिन जो इसका साउंड आ रहा है हिंदी में जब हम साउंड करते हैं तो इसका साउंड आता है यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी में जो यह वर्ड है यानी ये हिंदी में क्या हो जाएगा, आपके हिंदी में व्यंजन हो जाएगा। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी के आगे ए यूज किया जाएगा। और इसके बाद ऑर्फन, ऑर्फन को देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, ओ है, ओ आपके वोवल के अंदर आता है। और इसके अलावा अगर देखें तो हिंदी में भी इसका अगर प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इस प्रकार से होगा। तो ये हिंदी में भी किसका साउंड आ रहा है, वाउल का आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों आर्टिकल जो है पहले में आएगा ए और इसमें आ जाएगा AN। तो ऑप्शन कौन सा आपका यहाँ पे सही रहेगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर आप काट के कर सकते हो तो AN यहाँ पे गलत हो जाएगा और ए ऑर्फन के आगे आएगा नहीं तो ये गलत हो जाएगा। द तो यूज होगा ही नहीं यूनिवर्सिटी के आगे, और इसके बाद ए और ए ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्फन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 33 है सेट डी का, आइडेंटिफाई द पेयर दैट इज नॉट करेक्ट जेंडर पेयर। जेंडर पेयर यानी आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो पेयर यानी जो जोड़ा बना हुआ है जो करेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ टाइगर, तो टाइगर का टाइग्रेस सही दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइग्रेस आपकी ये हो जाएगी टाइग्रेस की। लॉयन, लॉयनेस ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद डियर और डो ये भी सही है, लेकिन काउ और कोल्ट, यहाँ पे कोल्ट रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा बुल। तो अपने को यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर देखना था, आइडेंटिफाई द पेयर दैट इज नोट। यहाँ पे कई बच्चों ने गलती की होगी, यहाँ पे नोट दिया हुआ है यानी जो करेक्ट पेयर नहीं है वो आपको शो करना था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैसेज को बहुत ही केयरफुली पढ़ना था और उसका आंसर देना था। हालांकि पेपर का लेवल थोड़ा 5th के हिसाब से थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा टफ था। जैसे देखिए, गांधी जी हैड टू ट्रेवल फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया इन कनेक्शन विथ हिज जॉब। Once while traveling by the train, he was asked by the white passenger to leave the first class compartment and shift to the van compartment। देखिए जब ये बात कर रहे गांधी जी की, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में ट्रेवल कर रहे थे डरबन से प्रेटोरिया के बीच में, तो उनको जो है वो एक सफेद व्यक्ति यानी जो सफेद वहां के जो सफेद व्यक्ति अंग्रेज ने क्या कहा कि आप जो है वो जो उनका कंपार्टमेंट है वो छोड़कर किसमें चले जाओ, नेक्स्ट कंपार्टमेंट में चले जाओ। इसके बाद क्या होता है देखो, he refused to do so, और गांधी जी ने इसको मना भी किया कि मैं ये नहीं करूंगा। thereafter इसके बाद he was pushed forcibly out of the compartment and his luggage was thrown on the platform। क्या हुआ उसके बाद, जैसे ही गांधी जी ने मना किया कि देखिए मैं नहीं जाऊंगा, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है गांधी जी को फोर्सफुली यानी बलपूर्वक जो है वो उनको वहां से धक्का देकर कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया और उनका जो सामान था, लगेज था, वो भी उसके साथ बाहर फेंक दिया। इट वॉज विंटर, सीजन कौन सी चल रही थी, सर्दी चल रही थी। केप्ट शिवरिंग, बहुत ही ज्यादा बाहर ठंड थी। ऑल नाइट, पूरी रात। ही डिड नॉट गो टू द वेटिंग रूम,
वो जो है वहां बनी हुई प्रतीक्षालय जो कक्ष था वहां पे नहीं गए, बिकॉज क्योंकि द व्हाइट मैन स्लीपिंग देयर माइट इंसल्ट हिम फर्दर। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि जो उनका वेटिंग रूम था वहां पे जो है जो व्हाइट मैन थे, जो अंग्रेज थे, सफेद व्यक्ति थे, गोरे व्यक्ति, वो वहां पे सो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि कहीं और मैं आगे बेइज्जती न कराऊं, इसलिए वो वहां पर नहीं गए। दिस इवेंट वॉज टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी। और ये जो इवेंट था, जिस प्रकार से गांधी जी को गोरे व्यक्ति के द्वारा ट्रेन से बाहर निकालना, ये इवेंट था, इस इवेंट के बाद ये इनके गांधी जी के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और उन्होंने क्या डिसाइड किया, he decided stay back in the South Africa and fight against this blatant injustice। और जो ये अमानवीय बलपूर्वक जो अन्यायपूर्ण जो घटना हुई, इस घटना का विरोध करने के लिए उन्होंने वहां रुकने का फैसला लिया। ये आपके सामने पैसेज था जो गांधी जी की साउथ अफ्रीका जर्नी के दौरान जो उनके साथ घटना घटी उसके बारे में था। अब देखिए ये पैसेज हमने पढ़ लिया है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आप पैसेज का देख सकते हो, क्या दिया हुआ है इसके अंदर, देखो, फाइंड अ वर्ड दैट इज ऑपोजिट टू द गिवन वर्ड ब्लेंटेड। ब्लेंटेड का ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। ब्लेंटेड मींस फोर्सिबली, फोर्सिबली आप कह सकते हो बलपूर्वक, तो इसमें बलपूर्वक या फिर ऐसी घटना, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं ब्लेंटेड के। तो यहाँ पे आंसर किस प्रकार से निकालना वो देखिए। ऑब्वियस ये आपका यहाँ पे होगा नहीं, क्लियर स्पष्ट ये भी नहीं होगा, क्योंकि ब्लेंटेड का मतलब जो है वो होता है साफ एकदम स्पष्ट। तो ये जो है इसका सिनोनिम्स है, तो ये आपका सिनोनिम्स है, तो ये तो यहाँ पे पूछा ऑपोजिट वर्ड है, तो ये होगा नहीं। इसके बाद है हिडन, जी हाँ, हिडन यानी छिपा हुआ, तो ब्लेंटेड मींस क्लियर, ठीक है, साफ सामने दिखने वाला, बलपूर्वक, दो तीन अर्थ है। लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग अगर इसका ऑपोजिट निकालना है तो यहाँ पे हिडन जो है वो सही मीनिंग होगा इसका। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट होता है ओपेक, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। तो आपके जो पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी, हिडन। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, वाई डिड द ट्रेन इंसिडेंट बिकम अ टर्निंग पॉइंट फॉर गांधी जी। पैसेज को रीडिंग कर लिया था हमने अच्छे से, अब उसका ही आंसर आपको इसके अंदर पढ़ के रीडिंग करके इसके अंदर फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाई डिड मतलब क्यों, ट्रेन इंसिडेंट, जो ट्रेन के अंदर जो घटना हुई थी, उस घटना ने गांधी जी के जीवन में एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट कैसे लेके आया। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ टू रिटर्न टू इंडिया, क्या वो टर्निंग पॉइंट आया जिससे वो वापस भारत चले गए? बिल्कुल नहीं, वो तो भारत नहीं गए थे। टू चेंज हिज जॉब, क्या उन्होंने अपनी जॉब चेंज कर दी थी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। टू स्टे बैक एंड फाइट इनजस्टिस, जी हाँ, ये आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। टू स्टे बैक, वहां पे वापस जाना साउथ अफ्रीका में, और फाइट करना किसके खिलाफ? अन्याय के खिलाफ फाइट करना। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही आंसर बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द सिंगल इंसिडेंट हैव अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन गांधी जी लाइफ। यानी जो ये इंसिडेंट हुआ ट्रेन वाला, उस इंसिडेंट की वजह से, एक सिंगल इंसिडेंट की वजह से वो पूरा इंपैक्ट कैसे पड़ा। तो देखिए यहाँ पे आपने जैसे देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ था टर्निंग पॉइंट वाला, ये क्वेश्चन यहाँ पे था। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, इट कोज्ड हिम फिजिकल सफरिंग, क्या ये उन्होंने फिजिकल सफरिंग का कारण बना ये? इट रिवील्ड द हर्श क्लाइमेट ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या ये क्लाइमेट जो वहां पे बुरा, हर किसी बच्चे, हर किसी व्यक्ति के साथ जो भेदभाव हो रहा था, या फिर एक प्रकार से उसका क्या खुलासा था, रिवील्ड था। इसके बाद सेकंड है सी ऑप्शन दिया हुआ, इट एक्सपोज्ड द डीप रूटेड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इसने जो ये आपका ये इंसिडेंट था, इसने क्या किया, साउथ अफ्रीका में जो एक प्रकार से एक्सपोज किया, किस मामले को एक्सपोज किया? जो डीप रूटेड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी एक प्रकार से भेदभाव वाली जो वहां पर चल रहा था, उस चीज को जो है वो ये एक्सपोज करते हैं गांधी जी। देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 37, वेयर वॉज गांधी जी आस्क्ड टू मूव। गांधी जी को कहां जाने के लिए कहा गया, कहां पे मूव करने के लिए कहा गया? तो जो गौरव व्यक्ति ने कहा था, वेयर वॉज गांधी जी आस्क्ड टू मूव, तो यहाँ पे अनदर ट्रेन, वेटिंग रूम, प्लेटफॉर्म, वैन कंपार्टमेंट, तो उनको जो है वो ऑप्शन सी यानी वैन कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए, विच ऑप्शन बेस्ट जजेस द बिहेवियर ऑफ व्हाइट पैसेंजर, कौन सा जो इसमें से नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा जो बिहेवियर है वो उस व्हाइट पैसेंजर को जज करते हुए बताता है कि व्हाइट पैसेंजर ने किस प्रकार से गांधी जी के साथ बिहेव किया था? स्ट्रिक्ट एंड लॉफुल, क्या वो
सख्त और कानूनी था, वैध था। अनफेयर एंड डिह्यूमनाइजिंग, बिल्कुल अन्यायपूर्ण और एक प्रकार से अमानवीय। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अन्यायपूर्ण और डिह्यूमनाइजिंग का मतलब हो जाएगा आपका अमानवीय। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो अब तक सही है। केयरलेस बट हार्मलेस, यानी लापरवाह लेकिन नुकसानदायक। सोशली एक्सेप्टेबल, क्या वो सामाजिक रूप से स्वीकार्य था? बिल्कुल नहीं था। तो ऑप्शन जो बी है वो है जो व्हाइट पैसेंजर के बिहेवियर को जज करता है। क्या ऑप्शन है? अनफेयर एंड डिह्यूमनाइजिंग, मतलब अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो, पहले भी मैंने आपको बताया हमारी वरदान एकेडमी की जो बुक थी उसके अंदर 95 प्लस क्वेश्चन आ चुके हैं और अब आपके सामने भी मौका है, आपके आगे भी एक बेहतर करने का कुछ अवसर है। तो आप जो है वो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके ये बुक जो है परचेज कर सकते हो। गणित के अलग से दिया हुआ है, इंग्लिश के सेट भी दिए हुए, इसके साथ आपको पेपर सेट भी मिलेंगे, मॉड्यूल्स भी मिलेंगे और ये जो प्रवेश परीक्षा के लिए अलग से बुक है। और इसके अलावा आप यहाँ पे प्रवेश परीक्षा के लिए जो स्टडी गाइड्स अलग अलग बुक्स है ये आप कर सकते हो। और ये एग्जाम किस एग्जाम के लिए काम आएगी तो देखिए, और रहने के लिए भी हॉस्टल आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी और अच्छी रेट में अच्छे तरीके से आपको हर सुविधा के साथ यहाँ पे बेहतर अवसर और बेहतर सुविधा हॉस्टल में मिलेगी। तो नवोदय विद्यालय जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसके लिए आप आ सकते हो यहाँ पे। और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए भी बुक अवेलेबल है, ये आप परचेज कर सकते हो। मिलिट्री स्कूल के लिए, RIMS प्रवेश के लिए, देवनारायण उत्तर मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति के लिए भी और गर्ल्स सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच जो है हमारे शुरू हो चुके हैं। आप आज ही इनरोल कर सकते हो। दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमारा जो पैसेज वाले क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट ग्रामर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आइडेंटिफाई करना है? नाउन अपने को आइडेंटिफाई करना है। जी हाँ, एक दिया हुआ था पार्ट ऑफ स्पीच, टोटली दिया हुआ था जिसमें नाउन था, एडजेक्टिव था और वर्ब था, एडवर्ब था, प्रेपोजिशन थे। तो उनमें से जो एक क्वेश्चन आया नाउन का, तो इसमें क्या हमें बताना है? इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है, नाउन को आइडेंटिफाई करना है। देखिए द स्टूडेंट, तो यहाँ पे छात्रों के बारे में बात कर रही है। मस्ट ये मॉडल्स हो जाएंगे, कैरी ये वर्ब हो जाएगी, देयर ये प्रोनाउन हो जाएगा, आईडी कार्ड जो है वो एक परिचय पत्र होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो इसके अंदर जो नाउन है वो दो है, एक तो द स्टूडेंट है और एक है आईडी कार्ड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? यहाँ कैरी और देयर ये बिल्कुल नहीं होंगे। और इसके बाद है स्टूडेंट्स और कैरी, यहाँ पे वर्ब आ गई, यहाँ पे नाउन आ गया, लेकिन ये भी सही नहीं बैठ रहा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए आईडी कार्ड और मस्ट, यहाँ पे आईडी कार्ड तो नाउन है लेकिन जो मस्ट है वो आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन डी दिया हुआ है स्टूडेंट और आईडी कार्ड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि स्टूडेंट भी नाउन है और आईडी कार्ड भी नाउन है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन का 26 ये दिया हुआ है। अब देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है? प्रोनाउन इसके अंदर फिल करना है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो नाउन का था, अब आपके दिया हुआ है प्रोनाउन का। देखिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इज, अब यहां पे आपको देखना है कि कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे। क्या यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करोगे, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करोगे? देखो अगर यहाँ पे बात करें द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, तो सब्जेक्टिव रूप में यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब बात हो रही है इज के बाद यहाँ पे, यानी इसका मतलब ये आपको कौन सा यूज करना है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है। तो यहाँ पे माई जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन पहला तो कट गया सीधा। इसके बाद यहाँ पे माइन, बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो इसको अभी रखिए और सेकंड भी पढ़ लेते हैं। बट द फाइनल डिसीजन विल बी, ये कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? मेरी है। बट द फाइनल डिसीजन विल बी योर्स, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा वो क्या होगा? आपका होगा। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन है वो आपका सही बैठ रहा है, सॉरी सी ऑप्शन देखिए, ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया तो यहाँ पे ये यूज नहीं होगा, यहाँ पे ये सही बैठ रहा है लेकिन ये गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। माइन और योर ये भी आपका गलत होगा। देखिए योर्स, योर यहाँ पे योर्स आएगा, योर नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही बैठेगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इज माइन बट द फाइनल डिसीजन विल बी योर्स। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखिए जब अपन बात कर रहे थे अपन बुक में
एक सीरीज में मैंने ग्रामर के वीडियो को पार्ट ऑफ स्पीच का डिफाइन किया था एडजेक्टिव के अंदर, और ये चीज मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब की थी कि जो आपका सफिक्स वर्ड है, जो फुल है, OUS है, ठीक है, LY है, ये वर्ड जो है जिसके पीछे भी कनेक्टेड होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव के रूप में यूज होंगे। तो यहाँ पे जो सक्सेस वर्ड है, सक्सेस वर्ड जो है वो यहाँ पे यहाँ पे इसमें एडजेक्टिव का रूप नहीं है, ये नाउन है। इसके बाद है सक्सेसफुल, यहाँ पे फुल ऐड किया हुआ है, फुल किसी में है ही नहीं और किसी में, तो ऑप्शन सीधा आपका ये सही हो जाएगा। अगर आपने हमारी बुक से अगर देखा होगा तो ये सीधा सा एग्जांपल आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बाकी आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे आपको प्रेपोजिशन यूज करना है, कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पे फिट बैठेगा। देखिए सी इज, यहां देखिए जो मैथमेटिक्स है, यहां मैथमेटिक्स पे बात हो रही है, एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रही है, मैथमेटिक्स यहाँ पे स्किल के रूप में यूज किया। तो यहाँ पे गुड के साथ जो है वो क्या आएगा, गुड के साथ आपके इसमें से इन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है एट, तो देखिए कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। ये आपका एक पेयर बन रहा है गुड एट का, गुड एट, ये कहां पे यूज किया जाता है गुड एट, गुड एट, ये एक पेयर है जो यूज किया जाता है आपके प्रेपोजिशन के रूप में। तो यहाँ पे ये फिक्स पेयर है, जैसे गुड एट, गुड एट ये एक स्किल को शो कर रहा है, ठीक है। जो लड़की है वो उसकी स्किल क्या है, वो मैथमेटिक्स में तो अच्छी है, कुशल है, लेकिन वीक इन, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आया है इन, तो यहाँ पे इन आ जाएगा और यहाँ पे एट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही है। देखो ऑन तो होगा ही नहीं और फॉर भी नहीं होगा। सी इज गुड फॉर मैथमेटिक्स, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है सेंटेंस का, नहीं यहाँ पे सी इज गुड इन मैथमेटिक्स भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का यूज किया एज ए स्किल्स यूज किया है, लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश का यूज किया है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। तो सब्जेक्ट के आगे हमने कौन से प्रेपोजिशन का यूज किया, इनका, और गुड के साथ एट को पेयर के रूप में बताते हुए मैथमेटिक्स को उसकी स्किल शो करवाइए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका सही बैठेगा क्वेश्चन नंबर 42 का। निश्चित रहिए, आपके जो ये आंसर बता रहे हैं पूरे तरीके से सही है, अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, एक भी क्वेश्चन का आंसर इसमें चेंज नहीं होगा। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। देखिए इसमें से आपको अंडरलाइन वर्ड नहीं किया हुआ, मैं आपको बता देता हूं, ब्रेवली वर्ड जो है अंडरलाइन किया हुआ इसके नीचे। तो देखिए, द सोल्जर मार्च्ड ब्रेवली इनटू द बैटलफील्ड, यानी सोल्जर्स जो है वो मार्च करते हुए जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं, युद्ध क्षेत्र के अंदर, ठीक है, बैटलफील्ड के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेवली वर्ड दिया हुआ है वो किसको शो कर रहा है, क्या ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये जो ब्रेवली है वो यहाँ पे एक प्रकार से व्यवहार को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है, टाइम को भी नहीं कर रहा, डिग्री को भी नहीं कर रहा और प्लेस को भी नहीं कर रहा है। प्लेस को अगर करता तो आउटसाइड इनसाइड ये दिया होता, लेकिन यहाँ पे मैनर को बता रहा है कि किस प्रकार से वो सोल्जर जो है वो मार्च करते हुए जा रहे हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही आंसर बैठ रहा है क्वेश्चन नंबर 43 का। जी हाँ, तो जिस प्रकार से हमारी वरदान एकेडमी की बुक्स जो है वो इस एग्जाम जो मिलिट्री स्कूल का 8 मार्च को आज एग्जाम हुआ है उसमें बहुत ही अच्छी साबित हुई है, जिसमें से आप देख सकते हो 95 प्लस जो क्वेश्चन है वो सीधे हमारी बुक्स के अंदर आए हुए हैं। और आगामी एग्जाम के लिए आप जो है वो हमारे विद्यालय की बुक को परचेज कर सकते हो, और अगर आप बाड़मेर या बाड़मेर के आसपास के एरिया के हो तो यहाँ पे आपके ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है और आप आवेदन भर सकते हो और यहाँ पे पढ़ सकते हो। और अगर कोई बाहर से आता है तो लड़के और लड़कियों के लिए जो है वो हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है, बहुत ही अच्छी फीस में। आप यहाँ पे एक बार विजिट जरूर करें और देखिए किस प्रकार से यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से रहने की सुविधा है और पढ़ने की भी सुविधा है। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ टेंस, टेंस का फॉर्म आइडेंटिफाई करना है, जिसमें सेंटेंस दिया हुआ है द मैच स्टार्टेड एट 5 PM टुमारो। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि यहाँ पे जैसे टुमारो एडवर्ब दी हुई है, एडवर्बियल दी हुई है, तो टुमारो एडवर्बियल हालांकि फ्यूचर को शो कर रही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो फ्यूचर जो है वो नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जब आपके फिक्स्ड टाइम आता है, फिक्स्ड टाइम स्केड्यूल होता है, तो वहां पे जो है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे कहां पे होगा, ऑप्शन ए। ये जब टेंस डिस्क्राइब कर रहे थे तो ग्रामर की सीरीज में आपको मिल जाएगा वीडियो हमारी वरदान एकेडमी के ऐप पर, यूट्यूब चैनल पर, सॉरी। तो इसमें जो है वो 5 PM जो फिक्स टाइम बता रहा है कि कल
आने वाले कल को जो है वो मैच स्टार्ट कितने बजे होगा, 5 बजे होगा। तो यहाँ पे जो है वो फिक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस की कोई बात ही नहीं हो रही इसके अंदर, फ्यूचर परफेक्ट की भी नहीं हो रही है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट के लिए हमें वर्ब चाहिए थी हैड, सॉरी थर्ड फॉर्म चाहिए थी, लेकिन थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं है। और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है, यहाँ पे वर्ब के अकॉर्डिंग भी पता कर सकते हो, और दूसरी जो मैंने बात बताई फिक्स्ड टाइम के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। यहाँ पे दो तरीके आप इसमें निकाल सकते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ हो गई होगी आपकी, कंफ्यूजन यहाँ होगी टुमारो के अंदर। टुमारो के अंदर काफी बच्चों ने ये गलती कर दी होगी कि जो टुमारो है वो किसकी एडवर्बियल है, वो है आपके फ्यूचर की। तो कई बच्चे जो है यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट करके आ गए होंगे, लेकिन यहाँ इसका ऑप्शन जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सही होगा। मैं क्वेश्चन में क्यों समय ले रहा हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 5th के लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ बैठेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज्यादातर आपको पता है कि टेंस का पता तो आपको वर्ब को देख के ही करना है, लेकिन जैसे ही आप एडवर्बियल याद करके जाते हो ऑलवेज, ऑफन, ये वाले, या फिर टुमारो, यस्टरडे, तो उस अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन कई बच्चों के गलत हुआ होगा। लेकिन हमारे बच्चे जिन्होंने हमारी बुक परचेज की थी उसके अंदर जो है वो पर्सनली इस चीज को आइडेंटिफाई करके हुए जो है वो डिस्क्राइब किया गया था कि जहां पे फिक्स्ड टाइम होता है तो वहां आपका कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और दूसरा लॉजिक ये भी है कि यहाँ जो वर्ब दी हुई है एस लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, तो वो यूज किसके अंदर होगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अंदर यूज होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये आपका क्वेश्चन आया है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह दो या फिर कॉन्कर्ड कह दो, ठीक है, जिसमें आपको सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री करना था, जहां पे सब्जेक्ट सही बैठ रहा है उस हिसाब से आपको दिखाना था। तो देखिए चलिए बढ़ते आगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए दिया हुआ है ईच ऑफ, एक ध्यान रखना, ईच और एवरी। ये जो आपके जो वर्ड है ईच और एवरी, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों वर्ड जो है सिंगुलर को कैरी करेंगे, सिंगुलर वर्ब को कैरी करेंगे। देखिए कहां पे कैसे, जैसे यहाँ पे आपको काफी जगह कंफ्यूजन हुई होगी, जैसे यहाँ पे ईच दिया हुआ लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, आर दे दिया, तो ये आपको गलत हो गया। इसके बाद है ये किसके अंदर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर आते हैं। ये दोनों वर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर आते हैं, ये भी क्लास में अच्छे तरीके से बताया गया था। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। देखिए ईच ऑफ द प्लेयर्स आर कॉन्फिडेंट, तो यहाँ पे आर आ गया तो ये गलत हो गया। ईच ऑफ द प्लेयर्स इज, कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हुए होंगे कि सर प्लेयर्स दिया हुआ है फिर भी यहाँ पे इज क्यों यूज किया, इसलिए किया बेटा क्योंकि जो ईच और एवरी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में, और ये दोनों वर्ड जो है वो कौन सी वर्ब कैरी करते हैं, ये दोनों वर्ड सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को कैरी करेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब एक ही दिख रही है जो है इज, यहाँ पे भी आर दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। ईच प्लेयर है, यहाँ पे प्लेयर दे दिया लेकिन यहाँ पे सिंगुलर दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो है प्लेयर से इज तो सही है लेकिन यहाँ पे प्लेयर आ गया, ईच प्लेयर्स होता तो ये भी आपका सही हो जाता। तो इसका जो है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ईच ऑफ द प्लेयर्स इज कॉन्फिडेंट। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट इडियम। इडियम को, करेक्ट इडियम को यूज करके आपको बताना था इसका आंसर। दे वर्कड टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, वो जो है वो प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए, टाइम पर फिनिश करने के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा, पूरे तन और मन, सॉरी यहाँ पे तन मन यानी हार्ट और सोल पूरे तरीके से समर्पित होकर। इस इडियम का मीनिंग क्या होता है, टू बी डेडिकेटेड, इसका मतलब होता है टू बी डेडिकेटेड, यानी पूरे तरीके से समर्पित होकर वो जो है वो क्या कर रहे थे, प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए पूरे तरीके से डेडिकेटेड होकर वर्क कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इसके अंदर फिट नहीं बैठे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। एवरीवन वाज इनवाइटेड टू द पार्टी जॉन। चलिए यहाँ पे क्या करना हमें, ये जो है वो आपका कंफ्यूज्ड वर्ड, जो आप कह सकते हो होमोफोन्स, यहाँ पे बात हो रही है होमोफोन्स की, जिसमें क्या होता है बच्चों,
जिसमें जो है साउंड जो है वो क्या होता है, हर वर्ड का सेम होता है, लेकिन जो उसकी स्पेलिंग होती है और उसकी जो मीनिंग होती है वो अलग अलग होती है। यानी देखिए, एवरीवन वाज इनवाइटेड, हर कोई जो है वो इनवाइटेड था, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इनवाइटेड था टू द पार्टी, जोन को छोड़कर। तो इसमें एक्सेप्ट, इसका स्वीकार करना होता है, तो यहां पे ये सही नहीं बैठ रहा। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है जोन को छोड़कर या जोन के अलावा बाकी सबको जो है इनवाइट किया गया है। तो यहां पे इसका मीनिंग स्वीकार निकल रहा है, तो ये भी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। एक्सेस, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। एक्सेप्ट यानी जोन के सिवाय, जोन को छोड़कर बाकी सबको जो है वो इनवाइट किया गया पार्टी के अंदर, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो 47 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहां पे जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें अपने को करेक्ट ऑप्शन को चूज करके फिल करना है। देखिए यहाँ पे आपको मीनिंग पता होना चाहिए हर वर्ड की, तभी जाकर आप इसको कर सकते हो। जैसे ऑप्शन बी दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन ए दिया हुआ है बेयर, बेयर का मतलब होता है खुला या फिर नंगा, तो ये जो है बी, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी पुट ऑन हर कोट टू कोल्ड वेदर, उसने जो है कोट को पहन लिया, तो ये ऑप्शन तो सही बैठ ही नहीं रहा। ये इसका मतलब होता है खुला या पूरी तरीके से खुला होना या नंगा होना, जैसे आप बात करते हो बेयर फुट यानी नंगे पैर, वैसे वैसे यहाँ पे ये इसका मीनिंग यहाँ पे ए जो है गलत बैठ रहा है। इसके बाद बात हो रही है बियर की, बियर का मतलब होता है उसको सहन करने के लिए, तो सी पुट ऑन, ऑन हर कोट, पुट ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज किया है, इसका मतलब क्या होता है पहना, क्या पहना, कोट पहना। क्यों पहना, कि कोल्ड वेदर में सरवाइव करने के लिए कोट पहना। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बियर, ये गलत हो जाएगा। बियर मीन्स होता है जो मादक शराब पदार्थ होती है, जो से बनी होती है वो है, तो यहाँ पे ये मीनिंग भी गलत हो जाएगी। बर, ये भी एक मटेरियल है, जैसे खुरदरी चीज होती है उसका मीनिंग होता है बर, और एक साउंड भी गरगराहट की साउंड होती है, वहां भी वो भी बर वर्ब यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी, ये जो है सही बैठ रहा है, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, चूज द करेक्ट दैट इज नियरेस्ट मीनिंग टू द वर्ड एडेप्ट। एडेप्ट को, एडेप्ट का जो नियरेस्ट मीनिंग जो निकल रहा है उसको अपने को बताना है इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर अडेप्ट का मतलब होता है हासिल करना, तो इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं होगा, सफिशिएंट यानी पर्याप्त होता है तो ये भी नहीं होगा, प्रोफिशिएंट यहाँ स्किल्ड, प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है स्किल्ड, तो और फीबल, फीबल भी नहीं होगा। इसका जो है वो ऑप्शन सी जो इसके नियरेस्ट बैठ रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 49 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू अंडरलाइन वर्ड। जो मर्सी वर्ड जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका हमें इसका ऑपोजिट इस के अंदर ढूंढना है। जैसे पहला ऑप्शन ए दिया हुआ काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, तो ये तो इसका ऑपोजिट होगा नहीं। मर्सी यानी दया होता है, तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया। पिटी, ये भी इसका मतलब भी दया होता है। क्रूअल्टी, क्रूअल्टी का मतलब होता है निर्दयता। सिंपति, सिंपति का मतलब होता है सहानुभूति, तो ऑप्शन जो सी है क्रूअल्टी, ये तीनों जो है वो इसके क्या है सेम वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, लेकिन जो क्रूअल्टी वर्ड है ये इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का पेपर, आशा करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। इसमें जो आपको सॉल्यूशन कराए हुए हैं वो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से देखकर आपको बताया गया है हर आंसर। आप पूरा भरोसा रखकर इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं वो आप उस हिसाब से आगे उम्मीद कर सकते हो। देखिए लास्ट हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप बाड़मेर जिले के आसपास के एरिया के हो तो यहाँ पे आपको बेहतरीन मौका है, आप यहाँ पे आइए हमारी वरदान एकेडमी बाड़मेर, जिसमें आपको हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, और साथ ही साथ हर एक आगामी एग्जाम जो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा है, सैनिक प्रवेश परीक्षा है, RIMC की प्रवेश परीक्षा है, या फिर जो छात्रवृत्ति की स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम है गर्ल्स के लिए वो भी है, और गर्ल्स सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच हमारे वरदान एकेडमी के शुरू हो चुके हैं। और आइए, और धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।